नमस्ते दोस्तों मित्रों। मैं ऑनलाइन यूट्यूब चैनल में आपका एक बार पुनः भव्य अभिनंदन स्वागत करता हूं। जैसा कि आप लोगों को सबको विदित है कि वर्तमान परिप्रेक्ष्य में संपूर्ण विश्व जिस महामारी से संघर्षरत है, उस महामारी से संघर्ष भी कर रहे हैं, उसे निजात पाने के लिए हम संघर्षरत भी है। साथ ही हमें अपनी एजुकेशन का भी ध्यान में को रखना है और विद्यार्थियों की अति मांग पर मैं एक बार पुणे एक नए टॉपिक के साथ आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ। पिछला टॉपिक हमने जो पढ़ा था मनोविज्ञान का सामान्य परिचय, और अभी जो टॉपिक लेकर मैं आपके सामने आया हूँ जो कि रिट शिक्षक भर्ती को मद्देनजर रखते हुए बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, मनोविज्ञान के विकास का इतिहास क्रम। मनोविज्ञान के विकास के इतिहास क्रम को यदि हमें समझना है तो यदि इतिहास पर दृष्टिपात नहीं करेंगे तो मनोविज्ञान के विकास को हम नहीं समझ सकते हैं। यह मनोविज्ञान के विकास का इतिहास क्रम 4 चरणों में वर्गीकृत है। आज हम इस टॉपिक के 2 चरणों का अध्ययन करेंगे कि मनोविज्ञान के विकास का इतिहास क्रम किस तरह से प्रारंभ हुआ और किस तरह से चला। अब शुरुआत हम करते हैं मनोविज्ञान के विकास के इतिहास क्रम को। यदि इस इतिहास क्रम पर दृष्टिपात करें तो प्रथम चरण में मनोविज्ञान को आत्मा के विज्ञान के रूप में परिभाषित किया जाने लगा। तो शुरुआत में मनोविज्ञान को किसके रूप में परिभाषित किया गया? आत्मा के विज्ञान के रूप में। इस प्रथम चरण की शुरुआत 16वीं शताब्दी से मानी गई। कौन सी शताब्दी से मानी गई? 16वीं शताब्दी से प्रथम चरण की शुरुआत मानी गई, जिसमें मनोविज्ञान को आत्मा के विज्ञान के रूप में परिभाषित किया। और आत्मा के विज्ञान की यदि बात करें तो आत्मा का विज्ञान कहने वाला प्रथम व्यक्ति जो था वो अरस्तु था। इस अरस्तु को एरिस्टोटल के नाम से भी जानते हैं। कई बार पिछली भर्ती परीक्षा शारीरिक शिक्षा में क्वेश्चन पूछा गया था कि मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान कहने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था, तो नाम आता अरस्तु। ये पहला व्यक्ति था जिसने मनोविज्ञान को आत्मा के विज्ञान के रूप में परिभाषित किया या आत्मा का विज्ञान कहकर पुकारा। अब अरस्तु के अलावा और कौन कौन से व्यक्ति थे जिन्होंने मनोविज्ञान के आत्मा के विज्ञान का समर्थन किया? तो उसमें एक नाम आता है प्लेटो। प्लेटो ने भी मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान माना। ये प्लेटो वही व्यक्ति था जिसने रिपब्लिक नामक पुस्तक को लिखा। कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि रिपब्लिक नामक पुस्तक को के रचनाकार कौन थे, तो प्लेटो। और तीसरा आता है डेकार्टे, जिसको कई किताबों में डेकार्टे के नाम से भी हम जानते हैं। चौथा व्यक्ति था सुकरात, जिसने भी मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान माना। इस सुकरात पर कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि प्रश्नोत्तर विधि के जन्मदाता कौन थे? सुकरात। अगर ऐसा नहीं पूछकर अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाए प्रश्नावली विधि के जन्मदाता कौन है, अगर क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्रश्नावली विधि के जन्मदाता कौन है, तब उत्तर होता है प्रश्नावली विधि के जन्मदाता वुडवर्थ। जबकि प्रश्नोत्तर विधि के जन्मदाता कौन है? प्रश्नोत्तर विधि के जन्मदाता सुकरात है। तो यहाँ आपके 2 क्वेश्चन तैयार होते हैं प्रतियोगी परीक्षाओं को मद्देनजर रखते हुए। अब चीज आती है, कई बार क्या होता है कि क्वेश्चन इस तरह से नहीं पूछकर ऐसा भी पूछ लिया जाता है कि आत्मा के विज्ञान का विरोध सर्वप्रथम किसने किया। और ऑप्शन में यदि आ जाए कि आत्मा का विज्ञान का विरोध करने वाला कौन था, ऑप्शन दिया जाए अरस्तु, प्लेटो, डेकार्टे और सुकरात, तो हम अधिकतर विद्यार्थी कंफ्यूज हो जाते हैं यार ये चारों के चारों व्यक्ति तो क्या थे? आत्मा के समर्थक थे, तो इसका विरोध करने वाला कौन हो सकता है कि मैं स्टूडेंट से छप गया हो
लेकिन आत्मा के विज्ञान का विरोध करने वाला व्यक्ति कौन था? देकार्ते था, जो कि प्रारंभ में इसने क्या कहा कि मनोविज्ञान आत्मा का विज्ञान नहीं, यह तो भौतिकवाद है। तो देकार्ते वही व्यक्ति था जिसने मनोविज्ञान को भौतिकवाद की संज्ञा दी। कई बार ये क्वेश्चन भी पूछा गया कि भौतिकवाद की संज्ञा देने वाला व्यक्ति कौन था जिसने मनोविज्ञान को भौतिकवाद कहकर पुकारा? तो डेकार्टे था जिसने मनोविज्ञान को भौतिकवाद कहकर पुकारा। तो इस तरह के पेचीदे सवालों के उत्तर के लिए हमें मानक किताबें पढ़नी चाहिए या मानव संसाधन विकास मंत्रालय की किताबें पढ़नी चाहिए। अब चीज आती है कि ये मनोविज्ञान जो आत्मा के विज्ञान के रूप में चला प्रथम चरण में, तो ये परिभाषा तो केवल 16वीं शताब्दी तक चली। तो 16वीं शताब्दी के बाद अर्थात द्वितीय चरण की शुरुआत होने से के समय 16वीं शताब्दी के बाद इसका ऐसा क्या कारण रहे जिसकी वजह से इस आत्मा का धीरे धीरे विरोध होने लगा? तो आत्मा के विरोध की यदि हम बात करें तो 16वीं शताब्दी के बाद मनोविज्ञान के आत्मा का क्या हुआ? विरोध हुआ। कई बार हमारे सामने क्वेश्चन आ जाते हैं कि आत्मा का आखिर विरोध क्यों हुआ? तो आत्मा का विरोध होने के पीछे क्या कारण थे? तो मनोविज्ञान के आत्मा का विरोध इसलिए किया गया कि 16वीं शताब्दी के बाद जो दार्शनिक आए या मनोवैज्ञानिक आए, उन्होंने यह कहा कि आत्मा का क्या कोई रूप होता है, रंग होता है या आकार प्रकार होता है, या आत्मा को हम किसी यंत्र में माप सकते हैं? जिस चीज को हम माप नहीं सकते हैं, जिसको हमने देखा नहीं, तो हम उस चीज को कैसे स्वीकार करें? इसलिए मनोविज्ञान के आत्मा का क्या किया? विरोध हुआ। यदि कई बार विद्यार्थियों से पूछ लिया जाता है कि आत्मा को आपने देखा क्या? कि गुरुजी आत्मा को हमने देखा नहीं। अच्छा, आपने जिस चीज को देखा नहीं तो आप उस चीज को कैसे मानोगे? इस कारण 16वीं शताब्दी के बाद मनोविज्ञान के आत्मा का क्या हुआ? विरोध हुआ। तो अब द्वितीय चरण की शुरुआत होती है। मनोविज्ञान जो है वे मन वे मस्तिष्क के विज्ञान के रूप में मन व मस्तिष्क के विज्ञान के रूप में परिभाषित हुआ। मनोविज्ञान किसके रूप में हुआ? मन और मस्तिष्क के विज्ञान के रूप में हुआ। और ये परिभाषाएं 17वीं शताब्दी में चली। कौन सी शताब्दी में चली? तो 17वीं शताब्दी में जो मनोविज्ञान था वे मन और मस्तिष्क के विज्ञान के रूप में हुआ, जो द्वितीय चरण की शुरुआत मानी जाती है। अब चीज आती है मन और मस्तिष्क का विज्ञान। यदि बात करें तो मन और मस्तिष्क का विज्ञान कहने वालों की यदि बात करें तो प्रथम व्यक्ति जो था वो पेम्पोनोजी था। कौन था? पेम्पोनोजी नामक व्यक्ति ने मनोविज्ञान को मन और मस्तिष्क का विज्ञान कहा। और 17वीं शताब्दी का जो समय काल होता है वे मध्य युग होता है। कौन सा युग होता है? मध्य युग होता है। तो मध्य युग में पेम्पोनोजी नामक जो मनोवैज्ञानिक या दार्शनिक था, जो मूलतः कहां का रहने वाला था? ये इटली का रहने वाला था। और इस इटली शहर से वर्तमान में आप काफी परिचित है, जो कोरोना जैसी गंभीर समस्या से काफी जूझ रहा है। और कई बार विद्यार्थी मुझसे पूछते हैं कि सर मनोविज्ञान की जो शब्दावली होती है वो थोड़ी सी क्लिष्ट होती है, उसको कैसे याद करें? सीधी सी बात है कि पेम्पोनोजी नाम याद नहीं हो रहा आपको, तो सीधी सी है कि पंप को आप नोच पे लगा देते हो तो क्या कहलाता? पेम्पोनोजी। तो पेम्पोनोजी ही पहला व्यक्ति था जिसने मनोविज्ञान को मन और मस्तिष्क के विज्ञान के रूप में परिभाषित किया। अब चीज आती है, केवल इस एक व्यक्ति के कहने पर क्या मनोविज्ञान मन और मस्तिष्क के विज्ञान के रूप में परिभाषित हो सकता है? तो ऐसा तो संभव नहीं। तो इस व्यक्ति की बात में हाँ में हाँ मिलाने वाले और कौन कौन से समर्थक थे जिन्होंने मनोविज्ञान को मन और मस्तिष्क का विज्ञान कहा? तो उसमें एक नाम आता है थॉमस रीड। इसका नाम आता है थॉमस रीड, जिसने मनोविज्ञान को मन और मस्तिष्क का विज्ञान माना। इसके अलावा एक नाम आता है जॉन लोक। यहाँ दो क्वेश्चन तैयार हो रहे। जॉन लोक, इसने
शेषावस्था के संदर्भ में एक कथन काफी इसका लोकप्रिय रहा। कई बार उस कथन को पूछा गया कि जॉन लॉक ने यह कहा कि शिशु का मस्तिष्क और एक कागज के समान होता है जिस पर अनुभव लिखे जाते हैं। ये कथन किसका है? जॉन लॉक का। तो जॉन लॉक ने मनोविज्ञान को मन और मस्तिष्क का विज्ञान माना। इस जॉन लॉक के अलावा यदि देखा जाए तो एक नाम आता है बर्कली। क्या नाम आता है? बर्कली। फिर यदि देखा जाए तो एक नाम आता है हॉबस। फिर यदि देखा जाए तो एक नाम आता है स्पेनिच। तो ये 5 ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने मनोविज्ञान को मन और मस्तिष्क के विज्ञान के रूप में क्या किया? परिभाषित किया। अब चीज आती है कि मनोविज्ञान मन और मस्तिष्क के विज्ञान के रूप में परिभाषित हुआ कब हुआ? कि 17वीं शताब्दी में हुआ। तो 17वीं शताब्दी के बाद ऐसे क्या कारण रहे कि इस द्वितीय चरण के बाद मन और मस्तिष्क के विज्ञान का उसी तरह विरोध हुआ जिस तरह से आत्मा का विरोध होने लगा। तो मन का भी क्या है? कोई रूप रंग आकार प्रकार नहीं हो सकता और मन को भी आप माप नहीं सकते। इस कारण उसी तरह विरोध हुआ जिस तरह से आत्मा का हुआ था। तो 17वीं शताब्दी के बाद जो मनोवैज्ञानिक या दार्शनिक आए उन्होंने यह कहकर इसका विरोध किया क्योंकि मन का रूप रंग नहीं है और आकार प्रकार नहीं है, न आप मन को माप सकते हो। और इसके अलावा यदि देखा जाए तो मन एक जगह स्थिर भी नहीं होता। कई बार विद्यार्थी किताब सुबह शाम तक लेकर बैठते हैं और शाम को पूछा जाता है कि आपने दिन भर में क्या पढ़ा? तो कहीं गुरुजी पढ़ा तो खूब, लेकिन पढ़ने की शुरुआत कहाँ से की और कहाँ पहुंच गया? इसका मतलब आपका मन नियंत्रित नहीं है। और नियंत्रित नहीं होने के कारण जब आपका मन नियंत्रित नहीं हो सकता तो मनोविज्ञान को मन और मस्तिष्क के विज्ञान के रूप में कैसे स्वीकार कर सकते हैं? तो मनोविज्ञान के विकास का इतिहास क्रम जो 4 चरणों में वर्गीकृत किया था कि शुरुआत में इसको आत्मा का विज्ञान माना, फिर मन मस्तिष्क का विज्ञान माना और उसके बाद चेतना का विज्ञान और अंत में व्यवहार का विज्ञान। और आज हमने इस टॉपिक के केवल 2 चरण पढ़े, जिसमें प्रथम चरण हमने पढ़ा आत्मा के विज्ञान के रूप में और द्वितीय चरण जो हमने पढ़ा या द्वितीय चरण मन और मस्तिष्क के विज्ञान के रूप में। अगले वीडियो में तीसरे और चौथे चरण पर हम चर्चा करेंगे और रिक्त शिक्षक भर्ती को मद्देनजर रखते हुए साथ ही विद्यार्थियों की मांग को ध्यान में रखते हुए इस वीडियो को मैंने बनाया। सीमित संसाधनों को मद्देनजर रखते हुए और विद्यार्थियों की अत्यधिक मांग थी कि सर आप ऑफलाइन तो खूब पढ़ाते हैं कि कृपया ऑनलाइन से भी आप हमें लाभान्वित करें। तो इसी चीज को रखकर एक छोटा सा वीडियो है। संभवतया ये वीडियो आपको पसंद आएगा। हो सकता है इसकी शब्दावली से आपके जो कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है वो कॉन्सेप्ट भी क्लियर होंगे। आने वाले समय में हो सकता है कुछ नए टॉपिक जो क्लिष्ट टॉपिक है उनको लेकर मैं आपके सामने दोबारा उपस्थित होऊंगा। वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत।